हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 का जो एनसीईआरटी का नया बुक आया है सोशल साइंस का, उसमें से चैप्टर नंबर 5 द राइज ऑफ एम्पायर्स, साम्राज्यों का उदय। ये जो चैप्टर है आज हम इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो को मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड करके रिलीज किया है, तो वो सब पार्ट देखकर आप क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे। द राइज ऑफ एम्पायर्स, इसका फर्स्ट पार्ट व्हाट इज एन एम्पायर, इसको डिटेल में समझने के लिए चैप्टर 5 द राइज ऑफ एम्पायर्स, साम्राज्यों का उदय। क्या दिया देखिए, शुरुआत में कौटिल्य जो है, महान ऐसे कौटिल्य, उनके अर्थशास्त्र बुक में से एक लाइन दी हुई है, वो हम समझेंगे। क्या दिया देखो, देयर कैनॉट बी अ कंट्री विदाउट पीपल एंड देयर इज नो किंगडम विदाउट अ कंट्री। देयर कैनॉट बी अ कंट्री विदाउट पीपल, लोगों के बिना कोई देश नहीं हो सकता। एंड और देयर इज नो किंगडम विदाउट अ कंट्री, और देश के बिना कोई भी राज्य नहीं हो सकता। ऐसा कौटिल्य जी का ये स्टेटमेंट है। एम्पायर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फिगर नंबर 5.1 आप देख सकते हैं कि रॉक कट केव इन बाराबर हिल्स, बिहार। बिहार का जो बाराबर हिल्स है, वहाँ पर ये रॉक कट केव मीन्स गुहा आपको दिखाई देगी। अंडरस्टैंड। इसके बाद कुछ बिग क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, जिसके आंसर हमें इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज एन एम्पायर, साम्राज्य क्या होता है या फिर साम्राज्य क्या है। हाउ डिड एम्पायर्स राइज एंड शेप इंडियन सिविलाइजेशन। अब ये जो साम्राज्य होकर गए वो कैसे उभरे, राइज उनका कैसे हुआ, एंड शेप इंडियन सिविलाइजेशन, और उन्होंने भारतीय सभ्यता, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता को कैसे आकार दिया। शेप मीन्स आकार देना। ये क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिलेगा। साथ ही साथ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स फैसिलिटेटेड द ट्रांजिशन फ्रॉम किंगडम्स टू एम्पायर। व्हाट फैक्टर्स फैसिलिटेटेड मीन्स कौन से कारणों से क्या होता है, तो ट्रांजिशन किंगडम्स टू एम्पायर, राज्यों से साम्राज्य बनने की जो प्रक्रिया है वो आसान हो जाती है। ऐसे कौन से फैक्टर्स, ऐसे कौन से कारण हैं जिससे राज्य जो है, किंगडम जो है वो क्या बन जाता है, तो एम्पायर बन जाता है। अंडरस्टैंड। फोर्थ, व्हाट वाज लाइफ लाइक फ्रॉम द 6th टू द 2nd सेंचुरी BC। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। ओके, जिसे हम ईसा पूर्व कह सकते हैं। ईसा पूर्व 6th सेंचुरी से लेकर 2nd सेंचुरी तक का जो जीवन है वो कैसा था, इसका आंसर भी हमें मिलेगा। मीन्स हम नियर अबाउट 2600 ईयर बिफोर जाने वाले हैं ये सब चीज़ें देखने के लिए। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, चलते फिर हम अभी उधर ही जाएंगे। एक इमेज दिख रहा है आपको, कैन यू सी। ये एक फिगर है जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या दिखा है, एन आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाटलिपुत्रा लोकेटेड अराउंड मॉडर्न डे पटना। ये एक आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, कलात्मक चित्रण जिसे हम बोल सकते हैं पाटलिपुत्र का। अंडरस्टैंड। अभी ये आधुनिक जो पटना है आधुनिक काल का, वहाँ पर ये स्थित था, ये पाटलिपुत्र राज्य। आगे आप देख सकते हैं कि एक और कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। राज्य दिख रहा है आपको, उसके पहले एक लड़का और लड़की है जिसका नाम है, देखो लड़के का नाम है भविष्य एंड लड़के का ध्रुव। भविष्य एंड ध्रुव वर थ्रिल्ड। ये जो भविष्य और ध्रुव है ये उत्साहित थे। थ्रिल मीन्स उत्साहित होना। दे हैड जस्ट एक्टिवेटेड देयर न्यू डिवाइस इतिहासा, अ टाइम मशीन टू ट्रैवल टू द पास्ट। सब टाइम ट्रैवल के बारे में जानते हैं, टाइम मशीन के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, तो अभी अभी अपना जो नया यंत्र है, उनके पास जो नया यंत्र है जिसका नाम है इतिहास, ये टाइम ट्रैवल मशीन है जिससे वो क्या कर सकते हैं, तो पास्ट में जा सकते हैं। मीन्स ये समय यात्रा करने वाला, आप जिसका उपयोग करके, इस मशीन का उपयोग करके आप क्या कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, समय यात्रा कर सकते हैं और आप इतिहास में या फिर पास्ट में जा सकते हैं। टेकिंग अ क्लू फ्रॉम देयर हिस्ट्री लेसन, अपने इतिहास का जो पार्ट है उससे उन्होंने क्लू लिए, संकेत लिए। दे डिसाइडेड टू विजिट पाटलिपुत्रा फॉर देयर फर्स्ट जर्नी, और उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, तो पाटलिपुत्र जाएंगे, उनकी फर्स्ट जर्नी। दे न्यू इट वॉज अबाउट द सेम लोकेशन एज मॉडर्न डे पटना। अभी उनको ये पहले से पता था कि ये जो पाटलिपुत्र है वो कहाँ पर है, तो आज के टाइम में जहाँ पे पटना है वही आसपास ये पाटलिपुत्र है, ये उन्हें मालूम है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, तो हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा है, इससे हिस्ट्री से उन्होंने क्या लिया है, तो क्लू लिया है हिस्ट्री के लेसन से। पाटलिपुत्र देखिए, राजा और ये सब जा रहे, कहीं तो भी कहा जा रहे, ये हमें समझेंगे आगे।
लैंडिंग ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द गेट, अभी उन्होंने टाइम ट्रैवल करके वो पास्ट में गए हैं और वहाँ पर उन्होंने देखा कि लैंडिंग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द ग्रेट सिटी a little dizzy they saw a girl talking to a person on horseback dressed in strange clothes. वो जो महानगर है, ग्रेट सिटी है, उसके बाहरी हिस्से में आउटस्कर्ट मीन्स सिटी के बाहरी हिस्से में वो उतरते हैं. अ लिटिल डिजी, थोड़ी चक्कर सी महसूस करते, चक्कर आती उन्हें. डिजी मीन्स चक्कर आना, थोड़ी सी चक्कर से उन्हें महसूस करते हैं वो. दे सॉ अ गर्ल टॉकिंग टू अ पर्सन, और वो देखते हैं कि एक लड़की जो है वो क्या कर रही, तो वो बात कर रही है किसी व्यक्ति से. स्ट्रेंज क्लोथ, जिसने एक व्यक्ति से वो बात कर रही है जो क्या है, तो घोड़े पर सवार है और एक अजनबी ऐसे कपड़े पहने व्यक्ति से वो बात कर रही है. एज ही लेफ्ट, जैसे वो जाता है, अंडरस्टैंड, उसके जाने के बाद में शी टर्न टू देम, वो लड़की उनकी तरफ मुड़ जाती है. एंड दे आस्क्ड हर फॉर हर नेम, जब वो उनकी तरफ मुड़ जाती है तो इन दोनों ने उसका नाम उसे पूछा. तो लड़की क्या आंसर दे रही है, देखो. माई नेम इज़ ईरा, मेरा नाम ईरा है. डॉटर ऑफ कान्हादास द आयन स्मिथ, मैं लोहार, कान्हादास, आयन स्मिथ मीन्स लोहार जिसे बोला जाता है, कान्हादास की बेटी हूँ. वेलकम टू पाटलिपुत्र, आपका पाटलिपुत्र में स्वागत है. ग्लैड टू मीट यू ईरा, आवर नेम आर, हमारा नाम, वो बोलते हैं कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा ईरा, मेरा नाम है, आवर नेम्स आर, हमारा नाम क्या है, तो भविष्या एंड ध्रुव, ये हमारे नाम है. उसके बाद क्या होता है, देखो, ऐसा वो बोलती है. कीप योर वॉइस डाउन, आवाज़ कर वो बोलती है कि अपनी आवाज़ धीमी रखो. डू यू सी दो सोल्जर्स मार्चिंग पास्ट, क्या तुम उन सैनिकों को मार्च करते हुए देख रहे हो. दे आर हेडिंग टू बैटल अगेंस्ट नेबरिंग किंगडम दैट हैज़ बीन ट्रबलिंग अस. अभी ये जो सैनिक है, सोल्जर्स, वो मार्च करते हुए कहा जा रहे हैं, तो वो जो पास का एक राज्य है उससे ही वो युद्ध करने जा रहे हैं जो हमें लगातार परेशान करते रहा है, उनके साथ युद्ध करने के लिए सोल्जर जा रहे हैं. ट्रबलिंग मीन्स परेशान करना, ठीक है. आवर किंग अवॉइड्स वॉर व्हेन ही कैन बट ही आल्सो प्रोटेक्ट्स हिज पीपल व्हेन नीडेड. हमारे जो राजा है वो ट्राई करते हैं, यथासंभव वो प्रयत्न करते हैं कि युद्ध से बचते रहे, लेकिन बट ही ऑल्सो प्रोटेक्ट हिज पीपल व्हेन नीडेड, ज़रूरत हो तो वो क्या करते, तो प्रजा की रक्षा भी करते, मीन्स वो युद्ध के लिए भी तैयार रहते हैं. माई फादर हेल्प्ड फोर्ज मेनी ऑफ द सॉर्ड दे कैरीड, एंड माई अंकल इज़ वन ऑफ द सोल्जर इन द ग्रुप. मेरे जो पिताजी है, मेरे पिताजी ने उनकी कई ऐसी तलवारें बनाई है, सॉर्ड मीन्स तलवारें बनाई है उन्होंने, और मेरे जो चाचा है, मेरे जो अंकल है, माई अंकल हेल्प, माई अंकल इज़ वन ऑफ द सोल्जर्स इन द ग्रुप, मेरे जो चाचा है उन सैनिकों में से एक है. आई जस्ट केम टू सी हिम ऑफ, मैं उन्हें विदा करने आई हूँ, उन्हें विदा करने के लिए वो वहाँ पर पहुँची है. आई डोंट नो व्हेन ही विल रिटर्न, मुझे नहीं पता अब वो कब लौटेंगे. इस तरह से उनके बीच में डिस्कशन हो रहा है. अभी जा रहे हैं वॉर करने के लिए, युद्ध करने के लिए, बैटल फील्ड में. द ग्रुप वॉचेस एज एन इम्प्रेसिव प्रोसेशन ऑफ सोल्जर्स क्रॉसेस अ स्टडी ड्रॉब्रिज लीडिंग आउट ऑफ द सिटी, सम ऑन हॉर्स बैक एंड द आर्मी चीफ्स ऑन एलिफेंट बैक. सब लोग देखते हैं कि जो सैनिकों की एक भव्य ऐसी शोभा यात्रा जो है, मजबूत, स्टडी मीन्स मजबूत, ऐसे पुल से, ड्रॉब्रिज मीन्स पुल से वो शहर के बाहर जा रही है. अंडरस्टैंड, लीडिंग आउट ऑफ द सिटी, शहर के बाहर वो जा रही है उस पुल से, सब देख रही है. सम ऑन हॉर्स बैक एंड द आर्मी चीफ ऑन एलिफेंट बैक, अभी कुछ सैनिक जो है वो घोड़ों पर सवार है और साथ ही जो सेना के प्रमुख है वो हाथियों पर बैठे हैं. अंडरस्टैंड. देन द थ्री चिल्ड्रन क्रॉस द सेम ड्रॉ ब्रिज टू इंटर द सिटी. इसके बाद जो तीनों बच्चे हैं वो उसी पुल को पार करके शहर में प्रवेश करते हैं. व्हाट काइंड ऑफ ब्रिज इज दिस, अभी ये जो पुल है वो किस तरह का पुल है, ऐसा भविष्य ने पूछा. एंड इट इज़ अ रिवर बिलो, और क्या नीचे नदी है, ऐसा भी क्वेश्चन उसने किया. अभी आपको बता दूं कि ये जो ड्रॉ ब्रिज है वो उसका फोटो मैंने आपको दिखाया, वो आप देख सकते कि एक ऐसे गड्ढे बनाए जाते हैं और उस पर वो ब्रिज बनाया जाता है जिसकी वजह से जो एनिमीज वो अंदर ना जा सके, इसलिए. दिस ब्रिज कीप्स अस
सेफ, एक्सप्लेन ईरा। ईरा ने समझा कि यह पुल जो है हमें सुरक्षित रखता है। इट्स लिफ्टेड व्हेनेवर देयर इज अ डेंजर ऑफ अटैक ऑन द सिटी, जब भी शहर पर हमले का खतरा होता है तो इसे ऊपर उठा लिया जाता है, इस पुल को। यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है, अच्छे से देख लीजिए। एंड नो इट्स नॉट अ रिवर, इट्स अ मोट। नहीं, नदी नहीं है ये बल्कि ये क्या है तो खाई है। मोट मीन्स एक तरह की खाई, अंडरस्टैंड, ये एक मोट है। वंस द ड्रॉब्रिज इज लिफ्टेड इट्स मेक इट मोर डिफिकल्ट टू अप्रोच द फोर्टिफिकेशन, अंडरस्टैंड। पुल उठ जाने के बाद किले की जो दीवार है उन तक उन दीवारों तक पहुंचना कठिन हो जाता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। कैन यू सी दोज हिल्स एंड फॉरेस्ट इन द डिस्टेंस, क्या आप वो दूर की जो पहाड़ियाँ है, जंगल देख सकते हो। दे प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, हर्ब्स एंड मेनी अदर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। वो जो है हमें क्या करते हैं तो लकड़ी, टिम्बर मीन्स लकड़ी, हर्ब्स मीन्स जिसे बोला जाएगा जड़ी बूटी, औषधियाँ बोल सकते हैं हम उसे, एंड मेनी अदर वैल्यूएबल रिसोर्स, और कई ऐसी कीमती चीज़ें हमें वहाँ से मिलती है, उस फॉरेस्ट से, उन पहाड़ियों से। एलिफेंट्स फॉर द आर्मी आर ऑल्सो कैप्चर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड ट्रेन फॉर द आर्मी, और ये जो सेना के हाथी है उनको भी उन जंगलों से पकड़ा गया है और उन्हें फिर युद्ध के लिए ट्रेन किया गया, मीन्स प्रशिक्षित किया जाता है। वॉट इज़ द ओपनिंग इन दैट हिल आस्क्ड ध्रुव। ध्रुव ने पूछा वो जो पहाड़ी है उसमें जो खुला हुआ हिस्सा दिख रहा है वो क्या है। जो हमने शुरुआत में देखी थी ना वो पहाड़ी, तो उसमें एक खुला हुआ हिस्सा दिख रहा था, तो उसके बारे में ध्रुव ने पूछा कि वो क्या है। तो ईरा ने आंसर दिया। ईरा ने क्या आंसर दिया, देखो, इट्स अ केव, इसे केव कहा जाता है, ये गुफा है। आवर किंग इज गेटिंग इट कार्व आउट फॉर अ कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स, हमारा जो राजा है उन्होंने मॉन्क्स के लिए, जो भिक्षुक होते हैं उनके समुदाय के लिए वो बनवाया है, खुदवाया है। आई होप वी कैन विजिट इट व्हेन इट्स फिनिश्ड, आशा है कि हम वहाँ ज़रूर जाएंगे जब वो पूरा हो जाएगा। जब हम क्या करेंगे तो वी कैन विजिट इट व्हेन इट्स फिनिश, जब हम ये सब काम पूरा हो जाएगा तब हम वहाँ जा सकेंगे। उसके बाद यह देखो, एज दे मूव थ्रू पाटलिपुत्र, वो पाटलिपुत्र से जब आगे बढ़ते हैं, पाटलिपुत्र में जब वो आगे बढ़ते हैं, दे टेक इट्स स्प्लेंडर, तो वो वहाँ की जो भव्यता है देखकर वो चकित रह जाते हैं। टॉवरिंग वुडन रैम्पार्ट्स विथ वॉच टावर्स, मैजेस्टिक पैलेसेस एंड बिल्डिंग्स। वॉच टावर ऐसी बड़ी लकड़ियाँ हैं, उनकी किलेबंदी, और वॉच टावर्स थे। मैजेस्टिक पैलेसेस मीन शानदार महल, एंड बिल्डिंग्स और इमारतें। लाइवली स्ट्रीट्स, जीवंत ऐसी गलियाँ, मीन्स लोग बहुत ज़्यादा वहाँ से आ जा रहे हैं, इसलिए उसे लाइवली स्ट्रीट्स बोला गया है, अंडरस्टैंड। गलियाँ, स्ट्रीट्स मीन्स गलियाँ। ईरा जेस्चर्स टुवर्ड्स अ बस्लिंग मार्केट फिल्ड विथ ट्रेडर्स फ्रॉम डिस्टेंस लैंड्स, और हीरा क्या करती है तो ये जो ईरा है वो हाथ हिलाकर एक ऐसे व्यस्त ऐसे बाजार की ओर इशारा करती है। बस्लिंग मीन्स व्यस्त, बिजी ऐसा जो मार्केट है उसकी तरफ वो इशारा करती है कि यहाँ क्या है तो ट्रेडर्स आते हैं, फ्रॉम डिस्टेंस लैंड मीन्स दूर दराज से वहाँ पे व्यापारी आते हैं, ऐसे वो उन्हें बता रही है, इशारा कर रही है इस तरह से। कौन? ईरा। यू मस्ट विजिट आवर मेन मार्केट बिफोर यू लीव, और king welcome travelers from all over, so you will get silk from China, spices and gems from the south, fine clothes from different regions. There is nothing you won't find in पाटलिपुत्र। तुम्हें यहाँ से जाने से पहले आपने क्या करना चाहिए तो जो मुख्य बाजार है वो ज़रूर देखना चाहिए। हमारे जो राजा है वो क्या करते हैं तो दूर दूर से जो आए यात्री है उनका स्वागत वो करते हैं, ट्रैवलर्स का वो स्वागत करते हैं। ओके, सो यू विल गेट सिल्क फ्रॉम चाइना, दूर दूर से यात्री आते हैं, तुम्हें यहाँ पे चीन का जो सिल्क है, चीन से जो चीन में बनता है वो सिल्क, रेशम, वो भी यहाँ पे मिलेगा। दक्षिण साउथ इंडिया में जो मसाले और रत्न ये है, जेम्स मीन्स रत्न है, वो भी यहाँ पे मिलेंगे। फाइन क्लोथ फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों से बने शानदार कपड़े आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। देयर इज नथिंग यू वॉन्ट फाइंड इन पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में ऐसा कुछ नहीं है जो ना मिल सके। वॉट आर दोज पीपल ओवर देयर डूइंग, आस्क्ड ध्रुव। ध्रुव ने पूछा वहाँ वे लोग क्या कर रहे हैं, तो इस पर आंसर क्या दे रही है देखो ईरा, ओ दीज आर स्ट्रीट एक्रोबैट्स, मीन्स ये क्या है तो सड़क के कलाकार है। ओके, दे बिल्ड ह्यूमन पिरामिड्स, वो मानव पिरामिड बनाते हैं। सिंग एंड डांस, गाते हैं, नाचते हैं।
और एक्ट इन शॉर्ट प्लेस टू एंटरटेन पीपल, और छोटे नाटकों में अभिनय करते ताकि वो लोगों का मनोरंजन कर सके। मनोरंजन करने वाले वो आर्टिस्ट लोग हैं, ठीक है, कलाकार। समटाइम्स दे परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द किंग, कभी कभी वे राजा के सामने भी प्रदर्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं। योर किंग साउंड्स वेरी पावरफुल रिमार्क भविष्य ने कहा कि तुम्हारे राजा बहुत शक्तिशाली रखते हैं, पावरफुल। डज ही रूल द रीजन अराउंड पाटलिपुत्र, क्या वे केवल पाटलिपुत्र जो है उसके आसपास के इलाके पे ही शासन करते हैं, रूल करते हैं? तो इस पर आंसर देती, देखो ईरा क्या आंसर दे रही है, मच मोर देन दैट, इससे भी अधिक कही। ही रूल ओवर अ वास्ट लैंड फार, विशाल ऐसे भूमि पर शासन करते हैं वे। फार बियॉन्ड दिस सिटी, इस नगर से भी बहुत दूर तक उनकी क्या है, तो उनका रूल या फिर उनका हम उसे क्या बोल सकते हैं, शासन फैला हुआ है। हिज ऑथोरिटी एक्सटेंड्स ओवर मेनी विलेजेस टाउन्स एंड किंगडम्स, उनका जो अधिकार है हजारों ऐसे गांव और साथ ही साथ टाउन्स और किंगडम्स मीन्स राज्यों तक फैला है। माई अंकल टोल्ड मी दैट इट टेक्स क्लोज टू 2 months ऑन हॉर्स बैक टू रीच द बॉर्डर ऑफ द टेरिटरी, मेरे चाचा ने बताया कि घोड़े पर सवार होकर अगर आप साम्राज्य की सीमा तक आपको पहुंचना है तो लगभग 2 महीने लग जाएंगे। 2 months का टाइम पीरियड लगेगा अगर हम हॉर्स पर बैठ के भी गए बॉर्डर तक मीन्स सीमा तक, इतना बड़ा उनका विशाल ऐसा साम्राज्य है। दैट साउंड्स बिगर देन जस्ट अ किंगडम, वॉट डू यू कॉल इट? ओके, ये तो केवल एक राज्य से भी बड़ा लगता है, इसे क्या कहते हैं? ओके, ये तो ये राज्य से भी बड़ा है, ऐसा भविष्य ने कहा कि ये तो राज्य से भी बड़ा है, तो आप इसे क्या कहते हैं? ईरा ने आंसर दिया, देखो क्या, इट इज़ कॉल्ड एन एम्पायर। इट्स ईरा स्टेटेड विथ एविडेंट प्राइड, गर्व से ईरा ने कहा इसे साम्राज्य कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हमारा जो आज ये पॉइंट है वो है व्हाट इज एन एम्पायर। एम्पायर का मतलब क्या है? व्हाट इज एन एम्पायर, ये जो एम्पायर वर्ड है ये आया है लैटिन वर्ड इम्पेरियम से, अंडरस्टैंड, विच मीन्स सुप्रीम पावर, जिसका मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। सिंपली पुट, अगर सरल शब्दों में देखा जाए तो an empire is a collection of smaller kingdoms or territories over which a powerful ruler or group of ruler exert power। सरल शब्दों में देखा जाए तो साम्राज्य जो है या फिर एम्पायर जो है वो क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ स्मॉलर किंगडम्स मीन्स छोटे छोटे राज्यों का समूह, और टेरिटरीज मीन्स छोटे छोटे राज्यों का समूह या फिर क्षेत्रों का समूह होता है क्या, तो एम्पायर। अंडरस्टैंड? और इस पर रूल कौन करता है? अ पावरफुल रूलर, इस पर जो शासन करने वाला एक शक्तिशाली शासक होता है या फिर शासकों का समूह वहाँ पे होता है। ऑफन आफ्टर वेगिंग वॉर अगेंस्ट द स्मॉलर किंगडम, और ये जो नियंत्रण है ये छोटे जो ऐसे राज्य है उनसे युद्ध कर कर पाया जाता है। द स्मॉलर टेरिटरी स्टिल हैड देयर ओन रूलर्स, छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं उनके शासक बने रहते हैं, बट दे वेयर ऑल ट्रिब्यूटरीज to the emperor who ruled the whole territory from the capital, usually a major center of economic and administrative power। अभी ये जो रूलर्स होते हैं दे ऑल वर ट्रिब्यूटरीज टू द एम्परर, वो सब सम्राट के अधीन होते हैं। ओके, अधीन होते हैं। इसे ट्रिब्यूटरीज का इंफॉर्मेशन भी दिया है, जो उसके बारे में वो समझेंगे क्या दिया है। ट्रिब्यूटरी मीन्स ट्रिब्यूटरी इन आवर केस इज अ रूलर और अ स्टेट दैट हैज सबमिटेड to an emperor and pay tribute, that is money, gold or other precious metals, grain, livestock, elephants or other valuable goods produced in their kingdom and is given to the emperor as a sign of submission, loyalty and respect। अभी ये जो वर्ड है क्या मैंने आपको बताया ट्रिब्यूटरी, इसका मतलब क्या होता है कि राजा के अधीन हो जाना। किसी भी शासक, कोई भी अगर रूलर है तो वो क्या करता है, सम्राट के अधीन हो जाता है, और उसके बदले वो क्या करेगा, वो जो रूलर है, वो जो राजा है, वो सम्राट को क्या देगा, तो कुछ चीज़ें अर्पित करेगा। अलग अलग ये चीज़ें हो सकती है, जैसे कि कोई भी वेल्थ होगा पैसे के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, अंडरस्टैंड, ग्रेन मीन्स अनाज, लाइव स्टॉक्स मीन्स पशुधन, एलिफेंट, ये सब उसको देगा, कीमती चीज़ें उसको देगा। किसे? एम्परर को। कौन देगा? किंग, उस राज्य का रूलर वो सब चीज़ें देगा और अधीनता वो स्वीकार कर लेगा किसकी, तो एम्परर की। और वो उसके साथ निष्ठावंत रहेगा, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, सबमिशन मीन्स आज्ञाकारी रहेगा, निष्ठा वो उसकी उस राजा की रहेगी किसके लिए, एम्परर के प्रति। अंडरस्टैंड? ये सब चीज़ें वो करने का काम वहाँ पे करेगा। अ सिनोनिम फॉर ट्रिब्यूटरी इज वेसल,
एक ट्रिब्यूटरी के लिए एक अन्य वर्ड भी है वसल. एंड अनदर वे टू एक्सप्रेस दिस इज टू से दैट द ट्रिब्यूटरी और वेसल किंगडम्स एक्सेप्ट द एम्परर्स ओवरलॉर्डशिप. सर्वोच्च सत्ता जो है उस एम्परर की उसे वो स्वीकार कर लेते हैं, इसे हम ट्रिब्यूटरी बोल सकते हैं. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस. ठीक है, आगे क्या दिया देखिए. बट दे वर ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ एम्परर हु रूल द होल टेरिटरी फ्रॉम अ कैपिटल. अधीनता वो मानते हैं, जो सम्राट है वो पूरे क्षेत्र पर शासन करता है. और कहाँ से वो ये सब चीज़ें चलाता है, तो राजधानी से वो शासन चलाता है. उसकी जो कैपिटल है वहाँ से वो शासन चलाता है. अब ये जो राजधानी है उसकी जो कैपिटल है वो कैसी होती है, तो यूजुअली मेजर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर. वहाँ आर्थिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है मीन्स प्रशासकीय शक्ति का वो मुख्य केंद्र होती थी. क्या? कैपिटल. इन एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट वर्ड कॉमनली यूज फॉर एम्परर मेड दिस क्लियर. दे इंक्लूडेड सम्राज मीनिंग द लॉर्ड ऑफ ऑल और सुप्रीम रूलर, अधिराजा और ओवरलॉर्ड, एंड राजाधिराजा और किंग ऑफ किंग्स. अभी संस्कृत जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें सम्राट के लिए कई शब्द प्रयोग किए गए हैं, जैसे कि सम्राज. सम्राज का मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ ऑल, सभी का स्वामी, या फिर सर्वोच्च सुप्रीम रूलर, सर्वोच्च शासक. अधिराजा, जिसका तो अधिराजा का मतलब होता है ओवरलॉर्ड. ओवरलॉर्ड मीन्स प्रधान शासक. राजाधिराज मीन्स किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा. इस तरह के वर्ड्स भी एम्परर के लिए संस्कृत टेक्स्ट में यूज़ किए गए हैं. इंडियन हिस्ट्री जो है इज़ फुल ऑफ एम्पायर्स. इंडियन भारतीय जो इतिहास है वो साम्राज्यों से भरा हुआ है. दे रोज एक्सपांडेड, लास्टेड फॉर अ वाइल, डिक्लाइन एंड डिसअपियर्ड. अब ये अलग अलग टाइम पीरियड में ये अलग अलग साम्राज्य उभरे, मीन्स सामने आए, इमर्ज हुए, राइज हुए. एक्सपांडेड मीन्स फैले, लास्टेड फॉर अ वाइल कुछ समय तक टिके, बाद में डिक्लाइन मीन्स कमज़ोर हो गए, और डिसअपियर मीन्स बाद में वो समाप्त हो गए. इन फैक्ट वास्तव में द लास्ट एम्पायर दैट रूल द सबकॉन्टिनेंट एग्जिस्टेड लेस दैन अ सेंचुरी अगो. अंडरस्टैंड. बट नाउ इज नॉट द टाइम टू टेल दैट स्टोरी. अभी भारत में देख सकते हैं आपकी भारतीय जो उपमहाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर जो शासन करने वाला अंतिम साम्राज्य अभी एक सदी से भी कम समय पहले तक अस्तित्व में था. अंडरस्टैंड. मगर अभी ये कहानी इस बारे में नहीं है. नाउ इज़ नॉट द टाइम टू टेल दैट स्टोरी. अभी टाइम नहीं है वो स्टोरी बताने के लिए. आगे दूसरी बातें चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि वी स्टार्ट एट द अदर एंड ऑफ टाइम. अंडरस्टैंड. यहाँ हम इतिहास के कुछ अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. जो आरंभिक समय है, बिगिनिंग का, शुरुआत का समय, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. ओके, so we may understand how empires function in the distant past and how they deeply impacted Indian evolution at all level, political, economic, social and cultural. Understand? यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे. प्राचीन काल के जो साम्राज्य है वो कैसे काम करते थे. ओके, इसके बारे में हम समझेंगे. इतिहास का शुरुआत का समय समझेंगे ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में किस तरह से साम्राज्य में काम चलता था, और इन सब साम्राज्यों ने भारत की जो राजनीति है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, सामाजिक, और कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक जीवन पर किस तरह से प्रभाव डाला, ये भी हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा. कुछ फीचर्स दिए देखो एम्पायर के, वो हम अभी समझेंगे. नियर अबाउट 6 फीचर्स आर गिवन देयर. ओके, फीचर्स ऑफ एन एम्पायर, साम्राज्य के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम बोल सकते हैं. तो सेंटर में दिया देखो सर्कल में, एम्परर एक्सर्ट सेंट्रल अथॉरिटी ओवर द एम्पायर्स ट्रिब्यूटरी टेरिटरीज एंड किंग्स. इसका मतलब है कि जो सम्राट है वो साम्राज्य के जो अधीन ऐसे राज्य है, ट्रिब्यूटरीज, और अधीन ऐसे राज्य हो गए, राजाओं पर वो क्या करता है, तो खुद की अथॉरिटी चलाता है. उसकी सेंट्रल, केंद्रीय सत्ता होती है, उसकी सेंटर में होता है एम्परर. तो क्या है उसकी फीचर्स, तो सबसे पहले हम समझेंगे. नंबर 1, मेंटेन्स एन आर्मी टू कीप द ट्रिब्यूटरी स्टेट अंडर कंट्रोल, एक्सपांड द एम्पायर एंड और प्रोटेक्ट इट फ्रॉम आउटसाइड अग्रेशन. क्या करना है, एक बड़ी ऐसी सेना बनाए रखना, मेंटेन एन आर्मी, आर्मी को मेंटेन रखना, सेना बनाए रखना. टू कीप द ट्रिब्यूटरी स्टेट अंडर कंट्रोल, जो ट्रिब्यूटरी अधीन ऐसे राज्य है उनको काबू में रखा जा सके. और एक्सपांड द एम्पायर, साम्राज्य का विस्तार किया जा सके. या फिर जो प्रोटेक्ट इट फ्रॉम आउटसाइड अग्रेशन, जो बाहरी हमले होते हैं उनसे रक्षा करने के लिए ये आर्मी रखी जाती थी. ये पहला फीचर है एम्पायर का. दूसरा है डिजाइंस एंड मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन विच
with officials to manage the territories, collect taxes, maintain law and order etc. क्या करना? तो डिजाइन एंड मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को तैयार रखना और उनको चलाना। मेंटेन मीन्स तैयार रख, डिजाइन मीन्स तैयार रखना और उनको चलाना, जिसमें जो अधिकारी है, जो अधिकारी हो अलग अलग क्षेत्रों का वो प्रबंधन करेंगे, मैनेज करेंगे अलग अलग क्षेत्रों को, अधिकारी लोग अलग अलग टेरिटरीज को, टैक्स कलेक्ट करेंगे, कर वसूलना, और साथ ही साथ मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, क्या करना? तो उस एरिया में, उस क्षेत्र में क्या करना? तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ये एक और एक फीचर है किसका? तो एम्पायर का। थर्ड फीचर, मेक लॉज, इश्यूज करेंसीज, वेट्स एंड मेजर्स, रेगुलेट ट्रेड। क्या करना? तो लॉज बनाना, कानून बनाना, इशू करेंसीज, करेंसीज को जिसे हम क्या बोलते हैं, सिक्के जारी करना, साथ ही साथ जो वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम है, तोलना नापना, ये तय करना, रेगुलर ट्रेड और व्यापार को नियंत्रित रखना, ये भी क्या है? तो आप देख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फीचर ऑफ एम्पायर। नंबर 4, कंट्रोल एंड रेगुलेट एक्सेस टू रिसोर्सेस, माइंस, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मैन पावर। क्या करना? कंट्रोल एंड रेगुलेट एक्सेस टू रिसोर्सेस, जो संसाधन है जिसमें क्या है, जैसे कि माइंस है, खनिज जिसे बोला जाएगा, फॉरेस्ट मीन जंगल, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और मानव शक्ति, मैन पावर, ये जो संसाधन है इन तक इसे क्या करना? तो कंट्रोल करना और रेगुलेट करना, उनके एसेस को मीन्स नियंत्रित और नियमित करने का काम भी एम्पायर करते हुए आप देख सकते हैं। अंडरस्टैंड? इनको कंट्रोल करना मीन्स नियंत्रित करना और नियमित करना, नियमित मीन्स इनका यूज करने के लिए, एसेस करने के लिए क्या करना था? तो इजाज़त देने का काम यहाँ पर होता है। नंबर 5, इंकरेजेस आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन्स, स्कूल्स ऑफ थॉट्स, सेंटर्स ऑफ लर्निंग, कला। ओके, इनको इरेज करना, प्रोत्साहन देना, इनकरेज करना मीन्स प्रोत्साहित करना, किसके लिए? कला के लिए। लिटरेचर मीन्स साहित्य, रिलीजन मीन्स धर्म हो गए, स्कूल ऑफ थॉट्स विचारधाराएं। अंडरस्टैंड? सेंटर्स ऑफ लर्निंग, जो सेंटर से शिक्षा के केंद्र और विद्या के जो स्थान है उनको क्या करना? तो इनकरेज करना, प्रोत्साहन देने का काम भी एम्पायर में होता है। ये भी उनका एक फीचर आपको दिखाई देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है लास्ट लग रहा है मगर ये लास्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। बहुत सारे और भी है मगर हमें यहाँ पे 6 दिए तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड? 6 का जो है वो है मेंटेन कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसे बनाए रखना। कौन से कम्युनिकेशन नेटवर्क? उसमें है देखो, कम्युनिकेशन नेटवर्क मीन्स जो संचार के साधन है उनके बनाए रखना, रोड, उसके बाद रिवर, सी नेविगेशन, ये जो समुद्री मार्ग है इनको बनाए रखना, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के लिए और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कर देना। ट्रेड हो गया, उसके बाद पीपल वेलफेयर, प्रशासन, व्यापार, लोगों के लिए दूसरी सुविधाएं उपलब्ध करने का काम भी एम्पायर में होता है। ये सब इसके फीचर्स है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है देखो 5 मार्क्स के लिए, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करके रखेंगे 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए। लेट्स एक्सप्लोर, चलो समझते हैं कुछ और। एम्पायर्स एक्सटेंडेड ओवर वास्ट एरियाज एंड हैड डाइवर्स पीपल विद डिफरिंग लैंग्वेज, कस्टम्स एंड कल्चर्स। जो साम्राज्य है वो बहुत बड़े एरिया में फैले होते थे, बहुत बड़े क्षेत्रों में वो फैले होते थे, उनमें अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, उसके साथ कस्टम्स एंड कल्चर मीन्स भिन्न ऐसे रीति रिवाज और संस्कृतियाँ रखने वाले लोग रहते थे। हाउ डू यू थिंक द एम्परर मेड श्योर दैट दे लिव इन द हार्मनी? आपको क्या लगता है कि सम्राट ये सब कैसे करता होगा या फिर किस तरह से वो सुनिश्चित करता होगा कि ये सब लोग आपस में मिलजुल कर हार्मनी से मीन्स सौदार्य से रहे, एक साथ रहे? इसके लिए वो क्या करता होगा? आप क्या सोचते हैं? डिस्कस इन ग्रुप एंड शेयर योर थॉट्स विद द क्लास। आपके समूह में चर्चा कीजिए और कक्षा में ये सब चीज़ें बताइए। Looking at the many challenges involved in managing an empire, why should a king be so keen to expand his kingdom into an empire and become an emperor? साम्राज्य को संभालना बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी, फिर भी जो राजा थे, ओके, जो किंग्स थे, why should a king be so keen to expand his kingdom? फिर भी ये जो राजा थे वो क्यों उनके राज्य को बढ़ाना चाहते थे और उसे बनाना चाहते थे वो एम्परर मीन्स सम्राट, वो उसे क्यों सम्राट जो है वो क्यों बनना चाहते थे, अपना किंगडम को एम्पायर क्यों बनाना चाहते थे? हियर आर फ्यू पॉसिबल आंसर्स, यहाँ पे कुछ आंसर दिए हैं। सी इफ़ यू कैन थिंक ऑफ अ फ्यू मोर, आप भी कुछ और सोच सकते हैं। क्या दिया देखो, एन एम्बिशन टू रूल द एंटायर वर्ल्ड, अ मेटाफर फॉर कंट्रोलिंग लार्ज टेरिटरीज एंड इंश्योरिंग दैट दे वुड बी रिमेंबर फॉर पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी मीन्स आने वाली जनरेशन।
ओके, इसका मतलब है कि एक एम्बिशन, एक महत्वाकांक्षा सारी दुनिया पर शासन करने की, ओके, बड़े इलाकों पर नियंत्रण करना, सुनिश्चित करना कि जो इतिहास है उन्हें हमेशा याद रखेगा, उन्हें हमें इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। इसके लिए क्या बनना है, तो एम्परर बनना है। A wish to bring large areas under control and gain access to their resources to build economic and military strength। बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण पाना और वहाँ के जो संसाधन है मीन्स ये है रिसोर्सेस है, ओके, उनका यूज़ करके क्या करना, तो आर्थिक मीन्स इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ मीन्स आर्थिक और सैन्य शक्ति को बढ़ाना, इसके लिए भी ये सब चीज़ें की जाती थी। अ डिज़ायर फॉर ग्रेट वेल्थ फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द एम्पायर, अपने और अपने साम्राज्य के लिए बहुत बड़ी संपत्ति को प्राप्त करना, ये भी एक इच्छा थी क्या करने की, तो एम्परर बनने की, या फिर अलग अलग अपना किंगडम को एम्पायर में तब्दील करने की। इन रिटर्न फॉर ट्रिब्यूट एंड लॉयल्टी, ट्रिब्यूट मीन्स कर, टैक्स जिसे हम बोल सकते हैं, एंड लॉयल्टी मीन्स निष्ठा, अंडरस्टैंड। इसके रिटर्न में, इसके बदले में एम्परर जनरली अलाउड रीजनल किंग्स और चीफ्स टू कंटिन्यू टू गवर्न देयर एरियाज, तो सम्राट जो थे वो अलाउ करते थे, मीन्स वो इजाज़त देते थे कि अपने अपने जो क्षेत्र है वहाँ पर रीजनल किंग, वहाँ का जो क्षेत्रीय राजा है या फिर चीफ मीन्स मुखिया है, वो अपने अपने राज्यों में क्या कर सकता है, तो अपने अपने क्षेत्रों में शासन चलाने की उन्हें क्या मिलती थी, तो इजाज़त दी जाती थी बाय द एम्परर या फिर एम्परर्स, सम्राट से। क्या दिया, देखो फिगर नंबर 5.4.1, ट्रेन आर्मीज वर डिप्लॉय टू कॉन्कर नेबरिंग किंगडम्स। क्या किया जाता था, जो प्रशिक्षित ऐसी सेनाएं हैं उनको भेजा जाता था पास के जो राज्य है उनको जीतने के लिए, अंडरस्टैंड। मेंटेन कंट्रोल ओवर देम, और उन पर कंट्रोल बनाने के लिए, उन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए। एंड डिफेंड द एम्पायर्स बॉर्डर्स, और राज्य की जो साम्राज्य की जो सीमाएं हैं उनको उनकी रक्षा करने के लिए ये ट्रेन आर्मीज को भेजा जाता था। फिगर नंबर 5.4.2, फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स वुड बी बिल्ड इन स्ट्रेटेजिक प्लेसेस सच एज द एम्पायर्स बॉर्डर, जो एम्पायर्स के बॉर्डर्स थे, साम्राज्य की सीमाएं, उन पर क्या किए जाते, तो किलेबंद ऐसी बस्तियां बनाई जाती थी महत्वपूर्ण ऐसे स्थानों पे, स्ट्रेटेजिक प्लेसेस पे। नेक्स्ट की जो फिगर उसमें दिख रहा है कि टू एक्सपांड इनटू एन एम्पायर, साम्राज्य बनाने के लिए अ किंगडम माइट फर्स्ट वेज वॉर अगेंस्ट नेबरिंग टेरिटरीज सो एज टू कॉन्कर देम। जो किंगडम थे वो क्या करते थे, तो वो जो उनके पड़ोसी क्षेत्र है उन पर युद्ध करके उन्हें जीतने की कोशिश करते थे। उसके बाद यह देखो 5.4.4, रूलर्स इंडेवोर टू कंट्रोल रिवर्स एंड ट्रेड नेटवर्क्स एज दैट वुड गिव देम कंट्रोल ओवर प्रेशियस रिसोर्सेज अपार्ट फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द ट्रेड। जो शासक थे वो क्या करते थे, नदियाँ और जो व्यापारी मार्ग है उन पर नियंत्रण बनाने की कोशिश करते थे। इससे क्या होता था, दैट वुड गिव दैम कंट्रोल ओवर प्रेशियस रिसोर्सेज, इससे यह होता था कि जो ऐसे प्रेशियस ऐसे रिसोर्सेस है, बहुमूल्य से संसाधन, और जो ट्रेड टैक्स है मीन्स व्यापार करने पर जो टैक्स मिलता था उस पर भी उनको अधिकार मिल जाता था। लास्ट की जो फिगर है उसमें क्या दिया है देखिए, विथ मेनी स्मॉलर किंगडम्स वैरिंग फॉर कंट्रोल, जब छोटे छोटे राज्य क्या करते थे, आपस में सत्ता के लिए लड़ते थे। द वन विथ एसे स्ट्रॉन्गर मिलिट्री पावर एंड सरप्लस रिसोर्सेज, तब जो राज्य के पास मजबूत ऐसी सेना है, मिलिट्री पावर और सरप्लस रिसोर्सेज मीन्स अतिरिक्त संसाधन जिसके पास थे, दे वुड इवेंचुअली बिकेम द ओवरलॉर्ड, अंत में वो सबसे बड़े क्या बन जाते थे, तो शासक बन जाते थे। ओके, इस तरह से ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। लेट्स एक्सप्लोर करेंगे कुछ तो भी, चलो समझेंगे इसके बारे में। वॉरफेयर अपार्ट, युद्ध के अलावा, व्हाट अदर मेथड्स डू यू थिंक द रूलर्स माइट हैव यूज्ड टू एक्सपांड देयर एम्पायर्स, आपको क्या लगता है कि शासक अपने राज्य को बढ़ाने के लिए और कौन कौन से तरीके अपनाते होंगे। पेन योर आइडियाज़ एंड शेयर देम विथ योर क्लास, आपको आपकी क्लास में ये सब चीज़ें साझा करनी है, क्लास में बताना है, अपने विचार आपको लिखने हैं और क्लास को बताने हैं। आज अपना ये वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम ट्रेड रूट्स और गिल्ड्स के बारे में समझेंगे। आई होप आज जो चीज़ें हमने डिस्कस की, व्हाट इज़ एन एम्पायर, और जो स्टोरी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।